उत्तराखंड सरकार भी देश के अन्य राज्यों की तरह नए टाउनशिप पर काम करने की तैयारी कर रही है, लेकिन सरकार के फैसले पर विपक्ष ने करारा पलटवार किया है। नमस्कार, शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं कोशनार और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही भूमि पुलिंग नियमावली 2025 पर भी सहमति बनी है। इससे नए शहर बसाने की राह आसान हुई है, जिस पर विपक्ष ने कई सारे सवाल उठा दिए। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन आइए उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड सरकार ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों की तर्ज पर बिना बजट नए शहरों को विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही जनसंख्या दबाव के बीच नए शहर बसाने की राह आसान होगी। इसके साथ ही राज्य में गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर शून्य बजट में आधुनिक व योजनाबद्ध शहर विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, नई टाउनशिप एक नए शहर को जन्म देना ये पहले भी होता चला आया है। पहले भी हमारी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में बने हैं। तो ये टाउनशिप पहले भी बनती चली आई है। पहले हमारा, अगर मैं उत्तराखंड देहरादून की बात करूं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो ग्रामीण थे। अब आज वो नगर निगम में है, डेवलप हो चुके हैं। पहले नगर पालिका, नगर पंचायतें थी, आज वो नगर निगम के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिन लोगों की जमीनों को उसमें निहित किया जाता है, उनके हितों की इसमें रक्षा की जाती है, उनके हित इसमें देखे जाते हैं। उनको कहीं ना कहीं भत्ते के रूप में या उनको उनका जो लाभ होता है उसमें उनका शेयर उसमें रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नई टाउनशिप बनेगी, यहाँ पर हमारा जो पलायन हुआ है उस पलायन को हम रिवर्स कर सकते हैं। कहा जाता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में टाउन प्लानिंग स्कीम यानी कि टीपीएस ने शहरी विकास को गति दी है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत के 90 से 95% शहरी क्षेत्र इसी मॉडल के तहत विकसित हुए हैं। इसने विनिर्माण और निर्माण और रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती दी है। महाराष्ट्र के नैना और पुणे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भी इसी मॉडल पर विकास हुआ है, जिससे रियल एस्टेट और निर्माण सेक्टर में बड़े पैमाने पर औपचारिक रोजगार सृजित हुआ है। हमारा जो युवा साथी जो काम कर रहा है उसको हम कहीं ना कहीं रखने का काम कर सकते हैं, उसको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर सकते हैं। जब नई टाउनशिप बनेगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो उत्तराखंड का पलायन है उसको रोकने का काम होगा। तो सरकार की पहल है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जो चंडीगढ़ और गुजरात मॉडल के रूप में उनको विकसित किया जाएगा। और क्योंकि जब हम एक बार सपना देखते हैं कि विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड, तो मुझे लगता है इस ओर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहल कर रही है। तो ये सराहनीय कदम है, ऐतिहासिक कदम है। टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत टाउनशिप के लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। पहले चरण में विकास प्राधिकरण या फिर भूमि स्वामी टीपीएस क्षेत्र को चिन्हित करेंगे। टाउन प्लानिंग ऑफिसर की नियुक्ति होगी और इसके बाद सार्वजनिक सुझाव के लिए यहाँ पर टीपीएस ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। दूसरे चरण में टीपीएस ड्राफ्ट को पब्लिश कर आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। फिर प्राधिकरण की ओर से ड्राफ्ट टीपीएस को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद टाउनशिप प्लानिंग ऑफिसर की ओर से फाइनेंशियल और फिजिकल टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार की जाएगी। फिर हाई पावर कमेटी से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद टीपीएस फाइनल अधिसूचना को जारी किया जाएगा। तीसरे और आखिरी चरण के तहत भूमि स्वामियों को लेटर ऑफ अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप जारी किए जाएंगे। पुनर्गठन प्लॉट का कब्जा दिया जाएगा। कन्वेंस लीड जारी कर भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए राजस्व और नगर निकाय को भेजा जाएगा। दावा है कि टीपीएस के तहत उत्तराखंड में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, पार्क और सामाजिक सुविधाएं एकत्रित तरीके से विकसित होंगी, और वह भी बिना जबरन भूमि अधिग्रहण के। पारंपरिक अधिग्रहण मॉडल के मुकाबले इसमें भूमि विवाद कम होंगे। भूमि मालिकों को पुनर्गठित और विकसित प्लॉट वापस मिलेंगे और सरकार पर प्रत्यक्ष विपत्ति बोझ भी नहीं पड़ेगा। लागत की वसूली बेटरमेंट चार्ज के माध्यम से की जाएगी। ये मॉडल पूरी तरह से सहभागी है, जिसमें हितधारकों की राय और जन सुनवाई अनिवार्य होगी।
प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि इससे शहरी विकास में गति आएगी और आवास, उद्योग तथा व्यापार के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी। टीपीएस से कितना बदलाव आएगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन विपक्ष का सरकार की नीतियों पर सवाल है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सरकार को ये समझना होगा कि जो हिमालयी राज्य हैं, आप वैसे भी सिस्मिक ज़ोन जो 1 है, इसमें हम बैठे हुए हैं, जो सबसे डेंजरस माना जाता है अगर हम भूकंप की बात करें। और जो पर्यावरणविद हैं, वो कई बार ये कह चुके हैं कि पहाड़ों पर किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन करने से पहले, हाई राइज़ बिल्डिंग बनाने से पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है और एनजीटी इस पे कई बार अपनी राय जो है देने का कार्य कर चुका है। आपने जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र एक तो बना दिया है देहरादून को भी। जब आप मसूरी की तरफ चले जाइए, ऊपर पहाड़ों पर 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट जिस तरीके से पहाड़ों को खोद करके बने हुए हैं, जिससे कि दूसरे छोर के जो पहाड़ होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों पर आप टाउनशिप बसाना चाह रहे हैं, ये एक तरीके से आपदा को आमंत्रण देने का जो है कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि वहाँ पे मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उन्हें पहुँचाने का कार्य करिए ना। अस्पताल बनाइए, अस्पताल में डॉक्टर्स पहुंचाइए, स्कूल बनाइए, स्कूल में टीचर्स पहुंचाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करिए। टाउनशिप की क्या जरूरत है? यानी कि एक तरफ तो आप सख्त भू कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी टाउनशिप बना करके आप जो है बाहर के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, जितना मन चाहे उतनी जमीन लीजिए, टाउनशिप बनाइए। जैसे पूरे देहरादून को आपने बिल्डर्स को बेच दिया, अब आप पहाड़ों को भी बिल्डर्स को बेचने का कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले चरण में जिन 10 स्थानों को प्रथम चरण में नए शहरों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है, उनमें बिलकेदार, सहसपुर, रोशनाबाद, बमौत, टिहरी, चंबा न्यू टाउनशिप जोन, कोटद्वार साउथ, सिताजगंज एग्रो लॉजिस्टिक क्लस्टर, काशीपुर बाजपुर संयुक्त शहरी क्षेत्र, हरिद्वार उत्तरी रिंग रोड तथा ऋषिकेश नरेंद्र नगर टाउनशिप शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट HNA 24/7। तो उत्तराखंड टाउन प्लानिंग स्कीम 2025 को मंजूरी मिल चुकी है। नए शहर बसाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। लागत की वसूली बेटरमेंट चार्ज के माध्यम से की जाएगी और इसको बेटरमेंट चार्ज नाम दिया जा रहा है। लेकिन इस टाउनशिप प्लानिंग पर आखिरकार किस तरीके से कार्य होगा, इसको लेकर जो शर्तें तैयार की गई हैं, जो नियमावली बनाई गई है, उससे आखिरकार विपक्ष क्यों नाराजगी जताता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पहाड़ पर ये सब संभव नहीं है, लेकिन आखिरकार क्यों संभव नहीं है और आखिरकार टाउनशिप प्लानिंग इतनी ज्यादा घातक पहाड़ के लिए क्यों साबित हो सकती है और इसका खामियाजा हमें किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है। पहाड़ पर इसको पूरी तरह से उतारने के लिए क्या कुछ शर्तें लागू हो रही हैं, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन टाउनशिप प्लानिंग स्कीम आखिरकार सरकार इस वक्त जो लागू करने जा रही है और इसके तहत कुछ कार्य करना जा रही है, तो आखिरकार इसके पीछे सरकार क्या कुछ प्लानिंग के साथ इसको धरातल पर उतार रही है, आखिरकार वो टीम क्या कुछ उन्हें इसके बारे में सजेशन दे रही है, क्या कुछ डिस्कशन हुए हैं, क्या कुछ पॉलिसीज तैयार की गई हैं जिसके तहत इसका बेटरमेंट होने वाला है, उस पर हम लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो नए शहर बसाने की दिशा में सरकार का यह बड़ा कदम कितना ज्यादा सफलदायक होगा, कितना ज्यादा असफल हो पाएगा, इसका अंदाजा आज इस चर्चा से लगाया जा सकेगा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सीधे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ प्रभा बदूनी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर जीत्रा मारिया, पूर्व विधायक है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकेश भंडारी, यूकेडी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ वक्त स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं यहाँ पर चर्चा में स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत जीतराम जी आपसे करना चाहूंगी। टाउनशिप प्रोग्राम तैयार हो चुका है, स्कीम बन चुकी है, नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब की तर्ज पर यहाँ पर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दिशा में अब कार्य किया जाएगा। क्या ये संभव है? पहाड़ पर टाउनशिप स्कीम को उतारना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा? क्या कुछ संभावनाएं हैं इसको लेकर? देखिए, सरकार ने अभी जो नियमावली टाउनशिप प्लानिंग जो उत्तराखंड के लिए लागू की है या स्वीकृति दी है,
अभी तो वो गर्भ में है कि उसमें कहाँ करेंगे टाउनशिप प्लानिंग, किस एरिया में करेंगे। मेरे पास एक टाउनशिप प्लानिंग है, काशीपुर का है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तराखंड। ये काशीपुर का है, मास्टर प्लान 2041 के लिए मास्टर प्लान था, काशीपुर का था। काशीपुर में जो हमारे तराई भाबर का एरिया है, आपका हल्द्वानी के लिए का एरिया है, काशीपुर है, रामनगर है, रुद्रपुर है, ये एरियाज में जितने भी सराउंडिंग हैं इसके अगर एग्रीकल्चर लैंड है, जो उत्तराखंड का भू उपयोग है उसमें लगभग हमारा एग्रीकल्चर जो है बहुत कम है, 16%, 14 से 16% के आसपास एग्रीकल्चर लैंड है जी। और हमारे पास जो फॉरेस्ट लैंड है यहाँ पर वो है 64 जो रिपोर्टेड फॉरेस्ट एरिया है, और उसमें भी जो फॉरेस्ट कवर मेनली है वो 43% के आसपास है जी। तो जो उत्तराखंड का जो मेजर भूभाग है वो फॉरेस्ट है, 64% फॉरेस्ट है, 16% एग्रीकल्चर है और बाकी आपकी वेस्टलैंड है। सरकार किस एरिया में जो टाउनशिप ये प्लानिंग कर रही है, इससे पहले उनको अध्ययन करना चाहिए सरकार को कि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हम किस तरह टाउन प्लानिंग तो बहुत अच्छा है, आसान है दिखाने के लिए। मैं भी चाहूँगा कि उत्तराखंड में टाउनशिप प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो क्लस्टर्स हो गए हैं, कंजस्टेड हो गए हैं जो टाउन है, देहरादून की बात करें आप, हल्द्वानी की बात करें आप, रुद्रपुर की बात करें, काशीपुर की बात करें, जो ट्रैफिक हम रेगुलाइज नहीं कर पा रहे हैं उसमें जो है, उस ट्रैफिक को जो रेगुलाइजेशन आज जाम के घंटों जाम लग जा रहा है, तो वो ट्रैफिक भी हम अभी जो अपने शहरों में जो हमारे जो शहर हैं, छोटे शहर हैं, उनमें भी ट्रैफिक रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो मैं ये सरकार से पहले तो ये सरकार ये देखे, या ये सरकार को ये सोचना चाहिए था कि हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ का लैंड यूज क्या है, वहाँ कहाँ टाउनशिप प्लानिंग करेंगे। आप गोपेश्वर में करेंगे, केदारनाथ में करेंगे, बद्रीनाथ में करेंगे, या आप ग्वालदम गैरसैंण में करेंगे, किन जगहों पे आप टाउनशिप प्लानिंग करेंगे। आप गैरसैंण में करेंगे, आपदा आपने देखी होगी, अभी जो हमारा छोटा सा शहर था धराली, धराली के बाद थराली जो आपदा आई आपकी, तो वो जो छोटे छोटे शहर थे, वो शहर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। आप कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, किस तरह से उस टाउनशिप डेवलप करेंगे, वो एक चैलेंजिंग टास्क है। जो सरकार को कहने में तो अच्छा लग रहा है, वाह लूटने के लिए तो ठीक है, लेकिन जो धरातल पे हकीकत है, आपका धराली और थराली आपको सस्टेन नहीं कर पा रहे। आप कहाँ टाउनशिप, अगर पहाड़ के अंदर आप टाउनशिप डेवलप करेंगे तो किस एरिया में करेंगे। आप गैरसैंण को पहले टाउनशिप बनाइए, आपने उसको राजधानी के लिए चिन्हित किया है और भाजपा ने उसको समर कैपिटल बनाए हैं, और पहाड़ वालों की और उत्तराखंड के वासियों की एक सपना था कि गैरसैंण में अस्थायी राजधानी हो। उस अस्थायी राजधानी को उसको आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, उसको वहाँ का शहर जो वहाँ का प्लान नहीं बना पा रहे हैं आप। तो आपको सरकार को ये हवाई बातें नहीं करनी चाहिए, पहले उत्तराखंड की भौगोलिक और धरातल को देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या पैमानों को नापकर, जांच के परख कर फिर इस टाउनशिप प्लानिंग पर कार्य होना चाहिए। लेकिन जो ये स्कीम बनाई गई है, इसके पीछे भी तो बहुत बड़ी योजना तैयार हुई होगी ना, और इसके पीछे क्या कुछ मंशा रही होगी, किन शर्तों के तहत इस टाउनशिप स्कीम को मंजूरी मिली है, और क्या कुछ आगे सरकार का एजेंडा रहने वाला है, वो भी सरकार के इस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रही होगी। इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम इसको लेकर प्रोसेस कर रही है। लेकिन जानना चाहूंगी राकेश जी आपसे कि बिना बजट के कैसे शहर बसाए जाएंगे, ये टाउनशिप प्लानिंग अगर आपके नजरिए से समझूं तो क्या है? देखिए, किसी भी राज्य की जब भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पर प्रगति होती है, जैसे मान लिया अभी क्या है कि उत्तराखंड जो है वो विकासशील प्रदेशों में से है। आज यहाँ उद्योग आए 2004 के बाद, नारायण दत्त तिवारी जी की एक और अटल जी की कॉम्बिनेशन से यहाँ पे उद्योग जगत खूब फला फूला, उद्योग क्रांति हुई, धीरे धीरे कुछ और सपने देखे गए। आज हर जगह जैसे जितने क्लस्टर इन्होंने बताए, चाहे सहसपुर हो तो सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है, नरेंद्र नगर है तो ऋषिकेश इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है, हरिद्वार का जो उत्तरी क्षेत्र है वो हरिद्वार से शिवालिक नगर के आसपास है। तो अब क्या है कि इनकी एक मजबूरी भी है। आज शहरों की स्थिति ऐसी होती जा रही है कि हरिद्वार में काम करने वाला व्यक्ति भी आवास के कारण देहरादून में रहता है, बहुत से सेलाकुई और उधर के उद्योगों में सहसपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले लोग भी देहरादून में रहते हैं। तो इन सब का प्रेशर यहाँ है। अच्छा, वो जो सिस्टम ये लाना चाहते हैं कि उद्योग के आसपास ही वो शहर
का निर्माण हो, उसके लिए जमीनों का चिन्हित। लेकिन अभी जीतन राम जी की एक बात से मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूं, इस बात से कि जब हमारे पास 16% ही भूभाग ऐसे हैं जिसपे हम अन्न पैदा कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वन आच्छादित क्षेत्र हमारे पास 64% है, तो क्या हम इन भूमि के निर्माण के लिए किन संसाधनों का प्रयोग करेंगे, ये सरकार के लिए चिंतन का विषय रहेगा। और मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं कि सरकार के पास संसाधन और पैसे की कमी नहीं है। वो अगर सही मंशा से, मतलब जैसे देहरादून स्मार्ट सिटी बना उस तरीके से नहीं, अगर सही मंशा से किसी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाए तो ये कार्य हो सकते हैं। और सहसपुर का इंडस्ट्रियल एरिया हो, खासकर मैदानी क्षेत्रों में, उसमें सफलताएं मिल सकती हैं। और ये उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उद्योग में रहने वाले लोग, उद्योग में आने वाले लोग, उद्योग में काम करने वाले लोगों के लिए आवास आज भी एक बड़ी समस्या है। और चूंकि किरायों का रेट, रेंट का रेट, फ्लैट्स का रेट, जमीनों का रेट इतना बढ़ता जा रहा है कि आम आदमी के बस से बाहर होती जा रही बात। कोई भी 50,000 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति आज ये नहीं है कि उसकी पूरी जिंदगी किस्तों में जा रही है। तो सरकार को इस विषय में कि छोटे मझोले वाई श्रेणी, डब्ल्यू लेकिन श्रेणी, राकेश Z जी, श्रेणी, एक चीज और समझना चाहूंगी, अगर टाउनशिप प्लानिंग स्कीम की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसी का ही एक अंश स्मार्ट सिटी भी है। और स्मार्ट सिटी को हमने देखा किस तरीके से सरकार की एक प्लानिंग के तहत विकसित किया जा रहा था, क्या कुछ हुआ है वो सब हमने देखा। वो और उसका क्या बहुत हुआ है, छोटा रूप था। हाँ स्मार्ट वही सिटी मैं कह रही हूँ, उसका एक अंश था। एक और अगर पार्टिकुलर इस सिटी गति को के बनाने, साथ अगर विकास की बात सरकार कर रही है तो क्या लगता है कि स्मार्ट सिटी और ये टाउनशिप स्कीम कितना डिफरेंशिएट करेगी? देखिए टाउनशिप स्कीम तो समय समय पे सारी सरकारों ने चलाया। जैसे कभी आप जीतन राम जी जानते होंगे कि बहुत पहले कांग्रेस की सरकार या और लोगों की सरकारों ने आवास विकास योजना चलाई थी, तो वो भी एक टाउनशिप स्कीम थी। उसके बाद कई और राज्यों में, जैसे आपके यहाँ बसंत विहार हो गई, डिफेंस कॉलोनी, ये सब टाउनशिप स्कीमें ही हैं। तो ये सब समय समय पे सरकारें चलाती रहती हैं। अब क्या हो गया कि देहरादून में जगह नहीं है। हाँ, अगर देहरादून में आप कहीं बनाना चाहो, हरिद्वार में कहीं बनाना चाहो, तो ना तो आपको उस रेट की जमीनें मिल पाएंगी, और ना आपको क्या है कि उस क्लस्टर से 10, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर के एरिया में एक एरिया को डेवलप करना पड़ेगा और नई टाउनशिप के विषय में सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि पहाड़ों पे ये बहुत चीजें संभव नहीं है, बहुत चीजें नहीं संभव है, जो प्रैक्टिकल सी बात है। वहां पे छोटे शहर बसाए जा सकते हैं, बड़े शहर नहीं बसाए जा सकते। बिल्कुल। लेकिन इसको 3D वे में किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के लिए सरकार कह रही है, जैसा कि बाकी हम शहरों को देख पा रहे हैं, बाकी स्टेट्स में किस तरीके से इसको विकसित किया जा रहा है, और उसी की तर्ज पर इसको उत्तराखंड, जो कि पहाड़ी राज्य है और भौगोलिक परिस्थितियों को भी अगर देख लिया जाए तो किस तरीके से यहाँ पर प्रभावी ढंग से सरकार उतारने वाली है। एक बहुत बड़ा चैलेंज ये सरकार के लिए भी होने वाला है। ये नियमावली बहुत इंपॉर्टेंट भी है प्रदेश की गति के लिए, लेकिन दूसरी तरफ जो परिस्थितियां हैं उससे कैसे पार पाया जा सकेगा, वो भी एक बहुत बड़ा अभी इस वक्त चुनौतीपूर्ण, जैसे कहेंगे, एक बैरियर बन चुका है इस नियमावली के आगे। अंकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। अंकेश जी, देखिए, जैसे ही इस योजना की बात हो रही है, इस नियमावली की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जो भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद पैदा होते थे वो भी पूरी तरह से इस टाउनशिप प्लानिंग के बाद खत्म हो जाएंगे। अतिक्रमण जैसी चीज यहाँ पर नहीं रहेगी। बाहरी लोग जो आकर यहाँ पर अतिक्रमण करके बस जाते हैं वो भी दूर दराज तक इसको खत्म कर देगा। क्या लगता है कि यहाँ पर जो ये सरकार की मंशा है और सरकार जिसके तहत ये कह रही है कि अब इस तरीके के मामले भी सामने नहीं आएंगे, क्या लगता है क्योंकि ठीक? निशी जी, मैं ये कहना चाहूँगा इसमें कि सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन स्पष्ट रूप से पहले तो सरकार को जो हमारी जो, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की वो है पर्वतीय, और पर्वतीय भौगोलिक स्थिति में पहले तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों को सोचने के बजाय पहले जो वहाँ की बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जल, आज पानी की बहुत बड़ी किल्लतें हैं, तो उन चीज़ों को पहले आप वहाँ पर मेंटेन करते, इस चीज़ की व्यवस्था करती है। जैसे देहरादून शहर में आपने जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है 1537 करोड़ का जो बजट, आज तक उस बजट का कोई पता नहीं चला, वो बजट गया कहाँ। इस तरीके से आप यदि नए टाउनशिप की आप बात करते हैं तो उसके लिए पहले तो आपको जो धरातलीय चीज़ें हैं, उसका बुनियादी जो सुविधाएं हैं, धरातलीय चीज़ें, उसका सर्वे आपको करना पड़ेगा कि सर्वे के आधार पर आप उन चीज़ों को डेवलप कैसे करेंगे, कैसे आप उसे क्लस्टर वाइज आप बनाने की बात कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। देखो, टाउनशिप होनी चाहिए, वो तो हर कोई चाहता है कि हमारे प्रदेश में यदि कुछ, हम पहले से कहते आए हैं कि यदि आप पहाड़ों में भी छोटे छोटे से जो एरिया हमारे, उनको भी आप
सही रूप से विकसित करती। जैसे कि वहाँ पे सिविल लाइन की व्यवस्थाएं आपने पहाड़ों में भी रखी हैं, कहीं गोपेश्वर में मैं देख रहा था सिविल लाइन डली है कहीं, लेकिन वो अभी संचालित नहीं हो पा रही प्रॉपर रूप से। वहाँ जी। पे जैसे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आप वहाँ सुदृढ़ कर देते, जो जिला चिकित्सालय है, आज जो मेडिकल कॉलेज भी आप बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बुनियादी जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं है वहाँ पे। शिक्षा की मैं बात करूँ तो शिक्षा की व्यवस्था यदि उन जगहों पर भी पहाड़ी भौगोलिक स्थितियों में भी हम इस प्रकार की व्यवस्थाओं को यदि हम और चीज़ बढ़ावा दें वहाँ पे, तो ये चीज़ें हम सुदृढ़ करके तब जाकर के हम कहीं नए टाउनशिप की बात करें। हम यहीं जो हमारे तराई और बाबर के क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे पास इस प्रदेश का जो पूरा प्रदेश का जो भरण पोषण होता है वो इन्हीं जगहों से होता है, और वास्तविक रूप से हमारे पास जो कृषि भूमि है वो बहुत कम है। और कृषि भूमि में यदि जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने अभी आपने देखा होगा लैंड यूज उसमें चेंज कर दिया कि आप कृषि भूमि में भी जो है रिजॉर्ट्स जैसे रिजॉर्ट बना सकते हैं, ये चीज़ें बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। आपको उसमें अनुमति लेने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जैसे पहले लैंड यूज चेंज करना पड़ता था, इस प्रकार की आप नहीं करनी पड़ेगी जो अभी नए कैबिनेट में प्रस्ताव जी। पारित हुआ है। लेकिन ये तमाम चीज़ें आप कर किसके उस पर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, ये समझने वाली बात है। इस प्रदेश में पहली बात तो आप बुनियादी जो व्यवस्थाएं आज देखिए, आप हमें बात होनी चाहिए थी जंगली जानवरों का, जिस प्रकार से आप देख रहे भालू और वो लगातार गुलदार का हमला चल रहा है पहाड़ों इलाकों में, आप देख रहे होंगे किस तरह वहाँ आज पूरा सिस्टम फेल है। पूरा जो आपका जो डीएफओ है चाहे कोई भी फॉरेस्ट के सारे डिपार्टमेंट पूरा फेल हो चुका है, सरकारी तंत्र जो है विफल हो चुका है उन तमाम चीज़ों को लेकर के। आप उन चीज़ों में लॉ चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप उत्तरकाशी की हम बात देख रहे हैं, वहाँ पे देवदार के आपने उस हाईवे को चौड़ीकरण के लिए 6000 पेड़ काटने की बात करें, लेकिन मैं निशी जी एक चीज़ सबसे बड़ी बेसिक बात बताना चाहता हूँ। मेरे गाँव में अभी सड़क नहीं है, 5 किलोमीटर सड़क के लिए मैंने आंदोलन किया वहाँ पे। उस सड़क के लिए फॉरेस्ट के जो है 300 पेड़ आ रहे हैं उसमें, लेकिन उन 300 पेड़ों के कटिंग के लिए जो है मुझे जो है आज भी सीएफ के पास मैं इतनी बार चला गया, मैं यहाँ पे नोडल के पास चला गया, मैंने इतनी बार बात कर ली, मैं विधायक जी से मिला हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ, लेकिन उन छोटी चीज़ों में आप ढिलाई नहीं दे पा रहे। लेकिन उन 6000 पेड़ को काटने के लिए आपके पास फॉरेस्ट के सारे लॉ आपने क्लियर कर दिए, ये कैसे? तो सबसे पहले सरकार को ये बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सोचना पड़ेगा कि आप गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दो, आप गांव तक पानी पहुंचा दो, आप गांव तक बिजली पहुंचा दो, वहां पे आप शिक्षा की व्यवस्था कर दो, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दो, तो आपको जो नए टाउनशिप की आप बात करें उसका अधिभार ऑलरेडी कम हो जाएगा। कैसे? जब आप पर्वतीय अंचलों में आप विकास की गंगा बहाने का प्रयास करोगे, आप वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्थाएं सुदृढ़ करोगे, आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं करोगे, रोजगार की व्यवस्थाएं करोगे, तो निश्चित रूप से जो पलायन आज पहाड़ों में क्यों हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है, वो बुनियादी सुविधाओं के लिए हो रहा है। रोजगार नहीं है वहाँ पे, जो पहले वहाँ पे जो खेती पे जो आजीविका चलाते थे लोग, वो आज वो खेती भी जो है खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है जंगली जानवरों का इतना आतंक हो गया। भालू देखिए आप लगातार घटनाएं सुन रहे होंगे, गुलदार के हमले की आप लगातार घटनाएं सुन रहे होंगे। तो कई गांव ऐसे हो गए आज कि वो इस तरीके से खाली होने के कगार पे हो गए। घोस्ट विलेज आपने 1792 हमारे घोस्ट तो विलेज हो यानी चुके कि हैं। अंकेश जी, आपके कहने का मतलब है कि मूलभूत सुविधाएं अगर पूरी हो जाएं तो टाउनशिप प्रोग्राम अपने आप जो उसका आधा भार जो है वो ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। जी। और इसको लेकर जो रोजगार की बात सरकार कर रही है, इसको अलग अलग पैमानों से नापा जा रहा है, तो वहाँ काफी हद तक और उन्हें निश्चित ही राहत मैं एक मिलती चीज़ हुई और नजर बोलना आई। चाहूँगा इसमें। हाँ। आप देख रहे हैं, आप टाउनशिप की बात भले कर रहे हैं, देहरादून में एमडीडीए है, देहरादून में एमडीडीए है, लेकिन एमडीडीए के अंदर जितनी भी ये प्लॉटिंग देहरादून में हो रही है, आप देख रहे हैं कोई भी प्लॉटिंग जो है कि एमडीडीए से अप्रूव है। आप तो टाउनशिप की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप जो चीज़ हमारे पास है, जो चीज़ जिसके लिए व्यवस्थाएं हमारे पास है, वो व्यवस्थाओं के तहत कोई काम नहीं हो रहा है। आप किसी भी सिटी में आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे जो है 15 फुट की रोड है, 16 फुट की रोड है, तो वो एनकरेजमेंट तो होगा ही ना ऑलरेडी। आप जो है जो प्लॉटिंग हो रही है, आप उन भूमाफियाओं के उसमें तो आप बिक गए पहले ही। आप उनको क्यों नहीं कहते कि भाई आप रेरा के अंतर्गत आप रजिस्टर हैं या नहीं है, एमडीडी के अंदर आपकी प्रॉपर्टी उसमें जो आप प्लॉटिंग कर रहे हो आपका अप्रूव है या नहीं है। देखो अप्रूव होगा तो एमडीडी के अंदर आप सिविल लाइन भी उसमें है, आपको पार्क भी देने पड़ेंगे, आपको कम्युनिटी हॉल भी देना पड़ेगा, आपको हॉस्पिटल भी देना पड़ेगा, वहां पर आपको सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ेगी। ये एमडीडी के लॉज हैं। लेकिन जब आप प्लॉटिंग देख रहे हैं पूरे, आप डोईवाला में चले जाइए, आप सहसपुर में चले जाइए, आप सैलाकुई में चले जाइए, आप तमाम देहरादून के प्रत्येक आप क्षेत्र में जाओगे, प्लॉटिंग इतनी भारी मात्रा में हो रही है, लेकिन सरकारी तंत्र जो है देख नहीं रहा है, उसके नाक के तले सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। आप टीपीएस की बात कर रहे हैं, आप टीपीएस से पहले तो आप वो व्यवस्था सुधारिए ना, जो व्यवस्था आपके पास हाथों में है। लेकिन आप उसके तहत काम करने करोगे नहीं, लेकिन आप दूसरी चीज जो है इस प्रदेश में थोपते जाओगे, और इस प्रदेश को जो है कंगाल करना, कैसे लूटना है, कैसे अपना राजनीतिक तंत्र बनाना है, किस तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, चुनाव मैनेजमेंट, उस पर आपका ध्यान ज्यादा है। लेकिन अंकेश जी
देखिए, हम लोग इसको लेकर हम इसके डिस्कशन को किस तरीके से ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो प्रोसेस में सरकार ने काफी कुछ चीजों को इस नियमावली में शामिल किया है, वो आखिरकार क्या कुछ है, इस प्लानिंग के पीछे सरकार की क्या वो थॉट प्रोसेस है, क्या मंशा है, इस पर ही प्रभा बदूनी जी का भी कमेंट लेना चाहूंगी। फिलहाल अभी प्रभा जी, समय क्योंकि ब्रेक का हो चुका है, ब्रेक के बाद जल्द लौट के मैं सीधे आपका रुख करूंगी और इसको लेकर विस्तार पूर्वक हम लोग बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि टाउनशिप प्रोग्राम को लेकर आखिरकार सरकार क्या कुछ मंशा लेकर बैठी है, क्या कुछ उनका विजन है, क्योंकि लगातार शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है, रोजगार यहाँ पर एक बड़ी चुनौती बन चुका है, लेकिन इसके पीछे सरकार क्या कुछ मंशा बनाकर बैठी है, इस पर हम लोग आगे चर्चा में बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और क्वेश्चनार पे आज हम जिस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं वो है उत्तराखंड टाउनशिप प्लानिंग स्कीम। और ये स्कीम आखिरकार उत्तराखंड जैसे प्रदेश में कितनी सफलदायक रूप से साबित हो पाएगी, कैसे इसे धरातल पर उतारा जाएगा और उसके पीछे सरकार की क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है, आज इसे पर हम लोग चर्चा करें। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का ही रुख करते हैं। प्रभा बदूनी जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में कि आखिरकार सरकार इस नियमावली के तहत क्या कुछ प्लानिंग कर रही है और आगे के विजन को साथ में लेकर कैसे देखा जा रहा है। प्रभा जी। देखिए निश्चित जी, आज का जो हमारा मुद्दा है या जो हम कहेंगे चर्चा का विषय है, निश्चित तौर पर वो इस वजह से आज सरकार ने इस पे जो नियमावली बनाई है उसको स्पष्ट कारण हम सबको पता है कि जिस प्रकार से आज हमारे शहर, अगर हम देहरादून को लेके ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है। और हम सबको ये भी पता होना चाहिए कि हर जगह की, चाहे वो हमारे पहाड़ हो चाहे मैदान हो, उनकी कुछ सीमाएं होती है कि वहां पर उतने ही लोग, जनसंख्या वहां पर रह सकती है। क्योंकि अगर उससे ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, जो भी चीजें होती हैं मूलभूत, उनमें समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है तो मैं कहूंगी ये सरकार जो समय समय पर इस प्रकार की योजनाएं आती रहती है। और जो ये वाला सिस्टम, जो ये अब टाउनशिप जो प्लानिंग चल रही है, तो ये तो बहुत, मैं कहूंगी, आवश्यकता आजकल की है। और जिस प्रकार से अभी हम चर्चा में हम देख रहे थे कि हमारे नियर बाय में जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, अब आप देख लीजिए वहां पर भी जो रहने वाले लोग होते हैं उनको भी रहने के लिए इतनी 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो अगर एक टाउनशिप ऐसी जगह डेवलप हो जाती है तो उस टाउनशिप का कितना फायदा होने वाला है। एक तो जो मेन सिटी होगी वहां से आपका जो पॉपुलेशन है, लोग हैं, वो कम हो जाएंगे। दूसरा, उस टाउनशिप में आप देख लीजिए सारी सुविधाएं मिल जाती हैं लोगों को, जो वहां पर रहती है उनको इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है, उसको उस तरह से डेवलप किया जाता है। और देखिए अभी जब प्रोसेसिंग शुरू में चल रही है तो देखिए जब नियमावली तय हो गई है तो धीरे धीरे सरकार जो भूमि अधिग्रहण है वो भी उन्हीं क्षेत्रों में करेगी जहां जहां उसकी जरूरत भी होगी और जहां पर ये उपलब्ध होगी। और उसके बाद हमें पता है कि जब टाउनशिप कहीं पर भी बनाई जाती है तो ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि कितनी जनसंख्या आसपास की ये कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद देखिए हमने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टाउनशिप देखी जहाँ पे लोगों को अब एक जगह से दूसरी जगह उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता जितना एक मेन, जो मैं कहूंगी, जो एक समय में जो एक बिल्कुल शहर हुआ करता था, जहाँ इतनी आबादी अब हो गई है कि लोग बिल्कुल इधर उधर जाने को भी वो मजबूर है कि हमें एक अच्छी टाउनशिप बाहर दी जाए। तो ये लोगों की भी मांग है, लोगों की भी जो लोग हैं राज्य के, उनकी भी जरूरत भी है। और देखिए जब टाउनशिप डेवलप होती है तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्लान तरीके से बनाई जाती है। वहां पर आज आप देख लीजिए निश्चित जी, अगर हम शहर में अभी चर्चा करते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सड़कें छोटी, तो आप ये देख लीजिए कहीं कोई वहां पर स्कोप भी नहीं होता है कि हम उन सड़कों को किस प्रकार चौड़ी करें, क्योंकि जो वहां पे जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको नहीं मिलता है स्पेस। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आप हर चीज को शिफ्ट नहीं कर सकते कि आज हमने मार्केट दूसरी जगह ले गए, आज आईएसबीटी को शिफ्ट कर दिया। तो इससे अच्छा होता है कि जो हमें लगता है कहीं पे जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, लोग ज्यादा है, वहां पे एक अच्छी सी टाउनशिप तैयार करके वहीं पर उनको फैसिलिटी दे दी जाती है। हॉस्पिटल है, स्कूल है और ड्रेनेज सिस्टम, हम देखते हैं कि पानी है, रोड है, वहां पहले से ही ये चीजें बनी हुई होती हैं। तो वो जो
प्लॉटिंग वहां पर होती है, जो जिस प्रकार वो नियमावली तय करेंगे उसके हिसाब से वहां सारी चीजें की जाती है, सारे सिस्टम पहले से बना दिए जाते हैं। और ठीक जो है। जिस हिसाब से अगर हम पॉल्यूशन की बात कर लें, आज शहरों में इतना पॉल्यूशन हो गया है ट्रैफिक के दबाव की वजह से, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर नहीं होती है। और उससे क्या होता है कि जो लोगों का भी अब आकर्षण कहें उस इस तरह की टाउनशिप की तरफ बहुत ज्यादा है। और मुझे लगता है अगर सरकार ये सब चीजें भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां सबके ही सामने है, उन सबको देखते हुए जितनी प्रभा भी बदुनी जी, township आपकी develop बात से करने एक के बारे में चीज सोच रही है, ये बहुत आपकी बात अच्छा से मैं एक कहूंगी चीज है। याद आई मुझे। देखिए, आपने यहाँ पर बोला कि जैसे ही वहाँ पर टाउनशिप का काम स्टार्ट होगा तो वहाँ पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तो जब ये टाउनशिप का कार्य होगा, क्या ये सरकार के पहले से ही विजन में था, इसीलिए अभी तक जहाँ पर ये मूलभूत सुविधाएं पहुंच जानी चाहिए थी, इस प्लानिंग के तहत ही पहुंचाने के लिए आप लोग अभी तक रुके हुए थे? नहीं, निशा जी, देखिए अगर मैं ये बात करूं कि वहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, वो ज्यादातर जिस प्रकार का हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो या हम कहेंगे कि आउटर एरिया में इस तरह की जगह उसको चयनित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी जगह, हम टाउनशिप कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती है कि छोटे से आपने एरिया को लिया वहां पे टाउनशिप डेवलप कर ली, क्योंकि उस पर आपको सारी फैसिलिटी, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब चीजें वहां पर बनानी पड़ती है। और मुझे नहीं लगता कि जो मूलभूत सुविधाएं है वो हर जगह है। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे अगर शहर के बीच में या एक चौड़ीकरण हमें सड़क का करना है, लेकिन आज आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, वहां पे सड़क को चौड़ी है। करना है, या हमें वहां पर हम चाहते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो बनना चाहिए, लेकिन हमें पता है वहां पर जगह नहीं है। तो फिर आप ये देखिए कि उससे बेटर ये है कि एक अलग से डेवलप की जाए टाउनशिप, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है मुझे लगता है अगर उसके आसपास जमीन देके बनाया जाए तो जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। समय समय पर इस प्रकार की हमने देखा है लोगों की तरफ से भी डिमांड आती रहती है राज्य में कि अगर इस तरफ हमें कोई एरिया मिल जाए, यहाँ पर प्लॉटिंग हो जाए, तो हमें ठीक इतनी है। दूर जाके हाँ, बच्चों को स्कूल समझ गए हॉस्पिटल प्रभा के जी, लिए ना समझ जाना गए। पड़े और वहां पर हाँ, हम रह सकते हैं। बिल्कुल समझ आ चुका है। लेकिन जीतराम जी, देखिए यहाँ पर हमने जब समझने की बात करी तो प्रभा बदुनी जी ने सरल भाषा में समझा दिया है कि सरकार क्या कुछ विजन लेकर अब इसको नियमावली को धरातल पर कैसे उतारेगी। अब इसमें कांग्रेस को क्या कुछ दिक्कतें देखी हैं, उन्होंने रोजगार वाला कॉन्सेप्ट भी सामने रख दिया है, इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में किस तरीके से डेवलपमेंट होगा उसका भी विस्तार कर दिया है, और कैसे यहाँ पर रोजगार के सृजन होंगे, मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, विकास होगा, सब कुछ पॉइंट्स आगे सरकार ने रख दिए हैं। अब आखिरकार विपक्ष इस पर आपत्ति क्यों जाहिर कर रहा है, विपक्ष कहां पर क्लैश कर जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं थी, जो भी स्कीमें थी, वो आज तक तो कोई धरातल पे उतरी नहीं है। एक नई टाउनशिप प्लानिंग की योजना आप ला रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड में या शहरों के बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत रोज़गार तो आप वैसे भी बात नहीं करते हैं। भाजपा तो कभी रोज़गार की बात ही नहीं करती है, वो तो रोज़गार कहाँ करती है, वो तो कहती है कि कोई नया आप अपने कार्यकाल के रोजगार बता और दीजिए तो उसमें जो शायद बहुत हमें भी हमारे लगेगा कार्यकाल की आपने बात छोड़ कितनी दीजिए। सरकारी नौकरियां हमारे दे दी है कार्यकाल उत्तराखंड के बच्चों को, में आप ये जनता ने बता हमारे दीजिए। कार्यकाल में हमने हमको पिछले 4 विपक्ष में सालों बिठा में रखा है। जितनी हमारे भाजपा ने कार्यकाल की सरकारी बात छोड़ नौकरियां दीजिए दी है, आप। आपके तो अपने कार्यकाल आपके में टाउन से कितनी जब सरकारी आपकी नौकरियां बारी आएगी तब कितने बोलना आपने आप, जब स्वरोजगार आपकी के बारी आएगी माध्यम तब से आप, किए मैं नहीं बोला आप आपके हमें बीच ये में, बता दीजिए। और इस तरह से नहीं बीच में मत टोकिए आप। जब आपकी बारी बीच आएगी आप में बोलिए। नहीं, आप बोल मैं रहे बता रहा हूँ हैं, आपको, आप मुद्दे सुनिए, को भटकाने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो मुद्दा सुनिए। है आप उस पर चर्चा भाजपा करिए ने ना। रोजगार कितना दे दिया, कौन कब रोजगार की बात कर रही है, कौन से रोजगार दे देंगे, कितने दे दिए, कितने आपने कितने घरों को पानी पिला दिया, कितने वो आपदा में कितने प्रभावितों को आपने अभी तक वो आपदा प्रभावित को मुआवजा दे दिया। सरकार ने आपने हर कितना आपदा प्रभावित को घर न भी धराली दिया में है मुआवजा और मिला, उनका न थराली में फाइनेंशियली भी मुआवजा उसको मिला। मदद तमाम करके, क्षेत्र चाहे हैं वो जिनमें 5 मुआवजा लाख नहीं रुपए मिला। देना हो, आप उसको पानी 10 की लाख रुपए योजना की तो पढ़ाने सहायता वो राशि वहां घरों पर में दी पानी है। के लिए भटक रहे लेकिन हैं। अगर विपक्ष को आपने केवल हर विरोध घर जल, करना हर है, में वो उनको खाली अलग है, नल चश्मे पड़े से हुए देखना हैं। है, तो आपको भाजपा राजनीतिक का चश्मे एक से नया देखना है तो शिकूबा आप देख है लीजिए। टाउनशिप राज्य की प्लानिंग। और जनता को टाउनशिप तो मैंने पता बताया है ना कि राज्य की 64% सरकार जंगल उनके में लिए बनाओगे कितना कर रही टाउनशिप, है। या 16% धराली में एग्रीकल्चर में आपदाई टाउनशिप हमारे डेवलप माननीय करोगे। मुख्यमंत्री क्या जी करोगे वहां पर उत्तराखंड में, जो आप जो है कांग्रेस बिना का कौन सोचे सा समझे नेता पहले वहां पर पढ़ो, गया? आप मेरे को पहले ये पढ़ बता के आओ, दीजिए। पहले स्टडी करो उत्तराखंड की। आप उत्तराखंड ये की बता भौगोलिक दीजिए स्थिति कितनी आर्थिक 64% सहायता दी वन है। में बनाओगे, आप मुझे ये बता 16% दीजिए खेती में बनाओगे। कितनी कितने में आर्थिक बाकी सहायता जितना वहां एरिया पर है वो दी तो है। कवर हो आप चुका बोल रहे है। हो कितना रोजगार 14 आप मील बता का दीजिए। शहर आज आपने कितनी 50 मील सरकारी का बन गया नौकरियां देहरादून। उत्तराखंड के बच्चों तो को दी आप है? कहाँ बनाओगे वो टाउनशिप, आपके ये तो कौन से बताओ हमको। करोड़? आप तो ये खेती खत्म सरकार का करोगे विषय या है, जंगल खत्म सरकार करोगे, ये ले बता रही दो है हमको। जमीन, तो सरकार उसको जो देगी ना आप जब अपने आए हिसाब आप से बोलिए, आप पहाड़ों तब में। बोलिए, आप जब आपकी बारी आएगी तब बोलिए आप ही बोल अपने लीजिए। विषय आप
आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। आप सरकार पे गलत आरोप, आप ही बोल लीजिए। एक एक करके प्रभा जी, आप ही बोल प्रभा लीजिए। जी आपके समय में आप बोलिए, मैं नहीं बोला आपके समय में। जीतराम जी के समय में जीतराम जी को बोलने दी। हाँ, तो इनको बोले मुद्दे पे आप बात आपने करें, झूठे आप आरोप जवाब ना देना लगाएं, उसका। झूठे ठीक है, आरोप एक एक लगाएं, करके बिठाया गया, जीतराम आप जी, जवाब दें कोशिश ना हमारा। करे, इसको राजनीतिक आपको रंग देने की इसलिए जरूरत बुलाया नहीं है, गया कि झूठे आप जवाब आरोप दें लगाने से हमारे बचेंगे। ऊपर। हम मैंने विपक्ष कोई में हैं। झूठे आरोप नहीं हमारा लगाए इन पर। प्रभा जी सुन लीजिए, हम मैंने आरोप आपको पूरा लगाएंगे, आप समय जवाब दिया, दो आरोप का। पूरा हम विपक्ष समय में दिया बैठे मैंने हुए हैं। आपको। अब सुन लीजिए जीतराम जी को। जीतराम जी भैया हमने ये कहा कि भाजपा का जो टाउनशिप का शिकूबा है, तो मैं पहले भी बताया कि वो 64% वन भूमि में बनाएंगे या 16% खेती में बनाएंगे टाउनशिप। बाकी जितने टाउनशिप हैं वो तो खत्म हो गए हैं। धराली की आपदा तक आज तक मुआवजा नहीं मिला, उसको आप रेगुलाइज नहीं कर रखे हैं। आज आपदा से प्रभावित विस्थापित गांवों की संख्या 300 के पार पहुंच गई। हमारे समय में 233 गांव थे, और मेरे क्षेत्र में थराली में हमने उस समय 4 गांवों को बसाया था। और मैं बता भी दूंगा और वो उसको दिखा भी दूंगा आपको कि 4 गांव हमने विस्थापित किए थे उस समय जो आपदा की चपेट में आए थे। तो आज तो 300 के पार हो गए गांव बसाने के लिए जो आपदा से प्रभावित है। जो लोग अभी तो आपदा निपट गई ना, अभी दूसरी बरसात आएगी, फिर देखना आप वही शहर जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कर रहे हैं कि टाउनशिप की बात कर रहे हैं, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो टाउनशिप कहाँ बनाए आप? 64% वन भूमि में बनाएंगे, 16% एग्रीकल्चर में बनाएंगे, या कहाँ बनाएंगे? वो धराली में बनाएंगे या थराली में बनाएंगे या गोपेश्वर में बनाएंगे या कहीं और जो उत्तरकाशी में बनाओगे? ठीक है, कहाँ इसी बनाओगे पर टाउनशिप? ठीक है जमीन जीतराम कहाँ है आपके पास? इसी पर एक कमेंट ले लेते हैं। आप प्रभा बताइए। जी कमेंट दीजिए इसी पर जवाब के साथ। देखिए निशी जी, मैंने आपको पहले यही बात कही है, जहां तक रही आपदा की बात, इससे पहले वहां पे आपदा आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं पर 3 दिन तक लगातार उस आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहे, उनको रहना भी था। मैं ये नहीं कह रही, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार है, लेकिन 5 लाख की जगह 10 लाख आर्थिक सहायता दी। लेकिन आज जिस प्रकार कांग्रेस ये कहती है कि इन्होंने कोई आर्थिक सहायता नहीं करी, इन्होंने पुनर्वास का कोई कार्य की योजना ही नहीं लाई, जितने भी वहां के लोग हैं आज उनसे पूछ लीजिए कि कितने पुनर्वास के कार्य वहां पर हो गए हैं। उनको 10 लाख की आर्थिक सहायता दी और अभी भी वो कार्य चल रहा है, ऐसा नहीं है कि वो कार्य बंद कर दिया गया है, वो भी कार्य चल रहा है। अब रही जहां तक ये पूछ रहे हैं कि कहां पर ये किया जाएगा, हाँ। देखिए अगर हम जिलेवार इसकी जब नियमावली बनेगी तो हर जिले को लिया जाएगा, हर क्षेत्र को इसमें लिया जाएगा। एक दिन में इस भूमि अधिग्रहित नहीं की जाती है कि आज ही हम ये चयनित करके भेज दे कि ये धराली में लिया जाएगा, ये चमोली में लिया जाएगा, ये गैरसैंण में लिया जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे भूमि का अधिग्रहण सरकार करेगी और जहां पर जिस प्रकार की सुविधाएं देनी पड़ेगी, जहां जहां पर भूमि चयनित होगी, उसी के हिसाब से कार्य आगे बढ़ेगा। लेकिन तो ये जगहें तो कह चिन्हित देना- कर ली गई है ना, तो यानी कि भूमि भी चिन्हित हो ही चुकी होगी प्रभा जी। निश्चित तौर पे निशी जी भूमि चिन्हित कर ली गई है। तो तो अगर वही ये तो आपदा पूछा जा की रहा जहाँ है पे कि आप बताइए ना अगर कौन सी धराली भूमि है, में कैसी अभी भी भूमि नहीं, है। धराली में तो देखिए निशी जी, जो हमारे, मैं ये बताना चाहूंगी, सीमावर्ती जो लगते हुए हमारे गांव है उनको बसाना भी हमारे लिए चुनौती है, चुनौती भी, अब उनको बसाना भी पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि वहां से हमारे बॉर्डर शुरू हो जाते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमेशा ये कहते हैं कि अंतिम गांव कोई नहीं है, वो हमारे पहले गांव है, इसीलिए हमने उनको वाइब्रेंट विलेज से उनको ठीक है। विकसित करा है, वहां पे वो सारी सुविधाएं दी हैं। लेकिन- तो आने वाले समय में हमारी जो प्रायोरिटी है वो सबसे ठीक पहले है। उन गांवों को बसाना है। लेकिन अब जो नई टाउनशिप के माध्यम से वहां पर बसाया जाएगा, उसको ये नहीं होगा कि पिछली बार जैसे नदियों के किनारे अतिक्रमण हो गया था, अपने हिसाब से लोगों ने वहां पर घर बना लिए थे, अब वो नहीं होगा। अब जितना भी वहां पर काम किया जाएगा, अगर पहाड़ों की संरचना की जाएगी तो उसी के हिसाब से सरकार उसको प्लान्ड वे में करेगी, उसके बाद उनको लोगों को दिया जाएगा। तो इसमें ये कहना अपनी मर्जी से कहीं पे कोई 4 दीवारें खड़ी कर दे, अतिक्रमण कर ले नदियों के किनारे, इसीलिए तो ये टाउनशिप प्रोजेक्ट लाया ठीक है, समझ गए। लाया जाता है। समझ गए कि जो प्रभा जी। बसावट नदियों के किनारे बहुत होती अच्छे है, से उसको समझ भी गए। रोका जाएगा जोशीमठ तो और बसा दिया सुरक्षा होगा, की दृष्टि से जोशीमठ भी का इसको सही टाउनशिप। बनाया जाएगा। ठीक है जो प्रभा जी। बद्रीनाथ का मुहाना है, जोशीमठ का टाउनशिप बसा दिया होगा। हाँ आते हैं इस पर, लेकिन अंकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए वाइब्रेंट विलेज का इन्होंने जिक्र किया, स्मार्ट सिटी का हम लोग जिक्र सुन रहे हैं, टाउनशिप प्रोग्राम हम यहाँ पर अभी प्रभा जी से भी समझ चुके हैं, यहाँ पर इतना बड़ा डिस्कशन उस पर चल रहा है। क्या काम ये एक ही हो रहा है और नाम 10 दे दिए जा रहे हैं, हो क्या रहा है, क्या समझा जा सके इसको, क्योंकि होना तो आखिरकार विकास ही है। निश्चित रूप से निशी जी आपने ये बात सही कही है, और सिर्फ इसका नामांकन हो रहा है ये निश्चित बात है। और जिस तरीके से आप नए टाउनशिप डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, देहरादून में आप आज इंक्रोचमेंट देख रहे होंगे, रिस्पना पुल के, आप रिस्पना नदी के किनारे आप चले जाइए, रायपुर में आप चले जाइए, बिंदाल नदी में आप चले जाइए, किस तरीके से अतिक्रमण हो रखा है।
इसको क्यों नहीं आप हटाते हैं? पहले नए टाउनशिप तो आप बाद में प्लान करो ना। पहले जो एमडीडीए जो आपने एक संस्था बनाई हुई है यहाँ पे, हरिद्वार में एचआरडीए बना रखी है आपने, इसी तरीके से आपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग संस्थाएं, जिला प्राधिकरण आपने बनाए हुए हैं। पहाड़ों में देखिए आपने जिला प्राधिकरण आपने बनाए हैं, और वहाँ पे मैं देखता हूँ तो इतने बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट्स आपने बना दिए, 6-6 10-10 मंजिले आपने बना दिए, लेकिन उनकी देख रेख कोई किसके उसमें बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसी चीज़ें हो रही है। और उसके बाद जब जिस प्रकार से जब आपदा आती है तो उस समय जो है कि सारी चीज़ें, धराली का एग्जाम्पल देख लीजिए, 6-6 मंजिले होटल थे वहाँ पे, लेकिन वो कैसे बन रहे थे, किस प्रकार से बन रहे थे, किसी ने देखा ही नहीं, कोई सुध ही नहीं ले रहा है। कहने का मतलब ये है, जो आपने एक बॉडी जो आपने बनाई है, जो बॉडी का काम है कि उस चीज़ को नियंत्रित करना या उस चीज़ को सुनियोजित तरीके से उसका डेवलपमेंट करना, प्लानिंग करना, लेकिन वो बॉडी जो है अपना काम ही प्रॉपर नहीं कर पा रही है। उसके बाद आपने एक नए टाउनशिप के लिए एक नए बॉडी आपने तैयार कर दी, यानी कि आपने जो है राज्यों पर जो है दोबारा एक अतिभार थोपने का काम कर दिया है, क्योंकि जो पहले जो बॉडी है वो बॉडी खुद ही काम नहीं कर रही है। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर आपने एक नए टाउनशिप के लिए नए बॉडी स्ट्रक्चर उसका बना दिया, डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर आपने बना दिया, उसमें अधिकारी आपने बना दिए, उसमें आपने नए बॉडी पूरी क्रिएट कर दी, लेकिन उन बॉडी का जो अतिभार जो खर्चा आएगा वो कौन वहन करेगा? और दूसरी बात, आपने जो आपदा की जो पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आपदा है, चाहे मैं पौड़ी की सैजी की बात करूं, रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं, या फिर मैं आपकी चंपावत की बात करूं, पिथौरागढ़ की मैं आपकी बात करूं, या उत्तरकाशी में धराली की मैं बात करूं, चमोली में थराली और नंदानगर की मैं बात करता हूं, और जोशीमठ जो सबसे बड़ा प्रभावित क्षेत्र रहा है इस पूरे उसमें, पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में जोशीमठ की चर्चा रही है। जिस प्रकार से आपने मानवकृत, वहाँ पे मानवकृत कहूँगा मैं, क्योंकि वो मैन मेड है वो आपदा जो आपने ली। फिर उसके बाद रैणी गांव में जो आपदा आई, उस जो जितने प्रभावित आपदा से प्रभावित पूरा क्षेत्र रहा है, पूरा जो पहाड़ी अंचल आपके रहे हैं, उन अंचलों में जो गांव हैं, जैसे कि माननीय पूर्व विधायक जी ने बताए कि 350 गांव लगभग हो चुके हैं, उन गांवों को आपने पुनर्वास की व्यवस्था कब करी है? मेरे खुद गृह क्षेत्र में वहां पर लगभग 4 से 5 गांव ऐसे हैं जिनको सरकार ने जो है लगातार झुंझुना ही पकड़ा रखा है अभी तक, कि आपको विस्थापित किया जाएगा, आपको जो है किसी दूसरी जगह पर जमीन चिन्हित करके दी जाएगी। लेकिन अभी तक वो जो वास्तविक रूप से जो राजस्व विभाग की जो बॉडी है, जो इसको देखती है चीजों को कि कैसे जमीन चिन्हित की जाए, कैसे रिलोकेट किया जाए, कैसे इनको जो है पुनर्स्थापन किया जाए, पुनर्वास दिया जाए, तो ये तमाम जो बातें हैं, क्योंकि अभी जैसे बंदूनी जी ने कहा कि हमने जो है 10 लाख रुपए दिए, देखिए आपने आपदा प्रभावित को 5 लाख, तो हमने भी सुना कि 5 लाख आपने दिए हैं, 5 लाख के चेक, कहीं ऐसे नकली चेक भी आपने देखे होंगे आए हैं वो, लेकिन आप 10 लाख की बात करें, 10 लाख मैं आपके मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ, ना हमने पढ़े, ना हमने देखा, ना हमने किसी उसमें देखा इस प्रकार से अभी तक कोई बात आई है कि 10 लाख का आपने दिया है। लेकिन बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया, ये तो कोई बात ही नहीं है अभी तक, क्योंकि देखिए जायज मांग ये है कि जिनका व्यावसायिक भवन टूटे हैं उनका वास्तविक रूप से आकलन नहीं हुआ निश्चित जी अभी तक। राजस्व विभाग की टीमें जाती है, लेकिन राजस्व विभाग की टीम का काम क्या है? वो वहां पर जाए, उनका वास्तविक भौतिक आकलन करे, जमीन देखे, उनकी जो चीजें हैं जो बनी है, यदि किसी का 2 मंजिला मकान है, कच्चा मकान है, पक्का मकान है, वो राजस्व विभाग का काम है। लेकिन राजस्व विभाग जो है आज के समय में, मैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों से मुझे लगातार फोन आते हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में अभी तक जो वहां पर पटवारी है, क्योंकि सबसे बड़ा काम है उप निरीक्षक का, उसके बाद कानून जो ये चीजें बॉडी होती है एसडीएम का काम, तो ये तमाम बॉडी का काम है वहां पे जाकर देखें, स्थलीय निरीक्षण करें, रिपोर्ट बनाए, उसको रिपोर्ट को ताकि वो गवर्नमेंट को दे सके, आगे सचिवालय तक वो रिपोर्टें जाती है, तब जाके वित्त से पैसा तब स्वीकृत होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी जो मेन बॉडी है धरातलीय वाली, वही काम नहीं करे। आप टीपीएस की बात करें, मैं इसको एक सिगुफा मानता हूँ, और चुनावी जो है इनका एक सिर्फ चुनाव के समय, जिस तरीके से मिनी मेट्रो की बात आप कर रहे थे, ये वही सिगुफा है। और ये शिगुफा जिस तरीके से आपने स्मार्ट सिटी का बजट इस पूरे प्रदेश का खाया है, इस पूरे देहरादून का, इसी तरीके से आप इस टाउनशिप का बजट भी ऐसे ही हजम करने वाले हैं और किसी को पता भी नहीं लगने वाला है। बिना बजट के शहर बसाएंगे। सिर्फ निशी जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, चाहूंगा, कहा जा रहा है कि आपसी बातचीत जो इनके सह पर, साझेदारी के तहत ये सब कुछ जो इनके सह पर जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, जिनमें इनका राजनीतिक गठजोड़ है, जिनमें मुख्यमंत्री जी के शेयर होंगे, जो हमारे कैबिनेट मंत्री जी उनके शेयर होंगे, उन्हीं की जमीनों में आप देखना, लिखकर मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं जमीनों में ये डेवलपमेंट होंगे, और वो जमीनें जो है चिन्हित हो चुकी हैं, जैसे आपने बताया, क्योंकि बंदूनी जी ने ये नहीं बताया कि हम कौन सी जमीन में जो है बनाने वाले हैं। लेकिन जगहें क्या कुछ होंगी वो सब डेटा आ चुका है, लेकिन वो भूमि कौन सी होगी अभी वो पूरा क्लियर नहीं यहाँ पर अभी डिस्क्लोज किया गया है। लेकिन राकेश जी, बिना बजट के ये शहर बसाए जाएंगे, इसके पीछे आखिरकार क्या कुछ मंशा सरकार की है? क्योंकि कहा जा रहा है कि आपसी बातचीत के जरिए साझेदारी होगी और उसके बाद ये सब कुछ होने वाला है, जिनसे ये जमीनें खरीदी जाएंगी उनको तो फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति होगी।
खुल के बताना है तो खुल के सुनिए। बिना बजट के ही व्यापार चलता है। अगर आज एनएचआई पूरे देश में इतनी बड़ी सड़कों का जाल बना सकती है और नितिन गडकरी जैसे मंत्री ये कहते हैं कि आज भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो लोक पैसा है, लोगों के पैसे हैं। वो सरकार पंग हो जाएगी जो अपने बजट से काम करेगी या अपने इकट्ठा किए राजस्व से काम करेगी। ये व्यापार का एक मॉड्यूल है, ये नया मॉड्यूल है कि लोगों के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी लोगों की रक्षा की जाए। लेकिन मुझे अगर आप 1 मिनट का समय देंगी तो इन जो टाउनशिप योजनाएं हैं ना, इनसे किनको लाभ मिलता है, पहले इन चीज पर भी गौर करिए। इनसे उनको लाभ मिलता है कि जो आज अभी हमारे यूकेडी के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि ये रिस्पना में लोग पड़े हैं, ये यहाँ लोग पड़े हैं, ये यहाँ लोग पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आकर ना अपनी जीविका, अपने बच्चों के जीविकोपार्जन के लिए आपके राज्य के विकास में अपना कंधा लगा रहे हैं। ये वो लोग पड़े हैं। किसी को नदी में रहने का शौक नहीं है, किसी को छत में टीन के नीचे सोने का शौक नहीं है। भारत का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लिए आलीशान घर हो, लेकिन उसकी मजबूरियां हैं, उसके राज्य का दोहरापन है कि वो अपनी स्थिति पे नहीं है और आपकी राज्य में मजदूरी कर रहा है। इस टाउनशिप का लाभ उनको मिलेगा, उस गरीब वर्ग को मिलेगा। आपके राज्य के गांव के लोग जो अपने गांव में विकास नहीं देख पा रहे हैं, वो लोग उतर के आएंगे नीचे, उस टाउनशिप का लाभ उनको मिलेगा। और आप देखिएगा कि जैसे जैसे क्षेत्रीय और मैदानी क्षेत्रों में टाउनशिप का विकास होगा, आपके पहाड़ के गांव खाली होंगे। पहाड़ से उतरने वाला नेता जो दिल्ली एक बार विधानसभा में बैठ जाता है, वो वापस पहाड़ नहीं चढ़ना चाहता, तो आम नागरिक क्यों चढ़ेगा जी? उसे भी अगर की आबादी को कम करने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो वापस में शहर में ही बसेंगे लोग। नहीं बसेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव है। हर व्यक्ति चाहता है मैं सुविधा युक्त रहूं। तपस्वी जीवन कोई थोड़ा जीता है। बिल्कुल ठीक है। और पहाड़ में रहना तपस्या करने के बराबर है। तो आज का जो जीवन है, जीवन का परिवेश है, सरकार का यह दायित्व बनता है कि लोक हित के निर्णयों को लिया जाए। आज लोग आते हैं रिस्पना में बसते हैं, आज लोग आते हैं बिंदाल पे बसते हैं, आज लोग आते हैं ओवरब्रिज के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। अगर उन्हें सस्ता मकान चाहिए तो कौन देगा? बिल्कुल यही विषय सोचने समझने का भी है। जीतराम जी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, 10 सेकंड में आप। सरकार से ये निवेदन है कि सरकार को अगर जनहित में काम करना ही है तो आपको सैटेलाइट टाउन्स करने, स्मार्ट विलेजेस बनाइए और उसको डेवलप करिए। वहाँ के गाँवों को, विलेज को डेवलप करें और सैटेलाइट टाउन को डेवलप करें, ताकि लोग वहाँ पर अच्छा जीवन यापन कर सके, उनको घर ही में रोजगार मिल सके, गाँव में रोजगार मिल सके। प्रभा जी, फाइनल कमेंट चाहूंगी आपसे, 10 सेकंड में बात रखिएगा और इस सजेशन को जरूर लीजिएगा। तौर पर सरकार ने जितने भी काम सरकार कर रही है वो उन्हीं लोगों के लिए कर रही है। जिस प्रकार अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है, जो लोग अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जिनके लिए आज छत नहीं है, तो ये तो सरकार का हमने पहले ही सबसे वादा किया है कि हम उनको छत देंगे। और कृपया करके इस पे राजनीति करने की विपक्ष को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने काम किए हैं वो सब धरातल पर सबने देखे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, घर बनाना हो या शहर के लिए जितने भी काम करने हो। तो इसको राजनीतिक चश्मा उतारे, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो राज्य की जनता सब समझ रही है। ठीक है प्रभा जी, जनता के लिए काम करना है, हमारी सरकार जनता के लिए समर्पित है। अगर आपको इसमें सुझाव देनी है उसका आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक ना करिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है अंकेश, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा। ऋषि जी, मैं राकेश जी का पहले जवाब देना चाहूँगा। देखिए, दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं, ठीक है, हमारे आर्थिकी में सहयोग करते हैं, उसके लिए हम निश्चित रूप से हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन इस प्रदेश में आकर के इस तरीके का वो करेंगे तो ये ठीक नहीं है। देखिए, एनकरेजमेंट करेंगे तो वो ठीक नहीं है, किसी भी सरकार किसी भी उसके लिए ठीक नहीं है ये। लेकिन दूसरी बात, ये एमडीडीए ने जो है इसके लिए योजना बनाई है, और एमडीडीए की योजना का लाभ कौन ले रहा है आप जानते हैं, राकेश जी जानते हैं इस चीज के लिए। सहसधारा में इतनी बड़े प्रोजेक्ट चला, उसका लाभ कौन ले रहा है आप बताइए ना। आप उस पर बोलिए, उस पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? उसमें आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप स्पष्ट रूप से उन चीजों को बोलेंगे जिस चीज में दूसरे राज्य का हित है। आप जिस राज्य की बात
ठीक आज है। उन पे जो है वो सिर्फ ठीक है। वोट बैंक मात्र ठीक बना है, हुआ है, जो अंकेश हमारे जी, प्रदेश माफी के लिए चाहूंगी disturb आपको, करते मुझे हैं। यहाँ पर इंटरप्ट सीधी करना बात है। पड़ रहा है, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2027 विधानसभा चुनाव में बेहद कम समय बाकी रह चुका है, लेकिन उससे पहले जो चुनावी तैयारियां चल रही हैं उसकी सरगर्मियां भी तेज हो चुकी हैं। और उसी बीच ये टाउनशिप प्लानिंग स्कीम कितनी ज्यादा सफलतापूर्वक रहने वाली है, वो सभी की निगाहें उसी पर बनी हुई है। आखिरकार अब इस टाउनशिप प्लानिंग स्कीम से क्या कुछ सरकार की मंशा धरातल पर दिखेगी, वो साफ देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।